सभी इतिहास के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज फिर एक बार यूरोपियन हिस्ट्री का ही विषय लिया है चर्चा के लिए। आज की चर्चा का विषय है वियना कांग्रेस की समस्याएं और उनका समाधान। वियना कांग्रेस की समस्याएं और उनका समाधान। तो मित्रों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के बहुत सारे देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। वो बहुत बड़ा विजेता था, लेकिन अंत में जब नेपोलियन के खिलाफ यूरोप के देशों ने गुट बनाया और मिलजुल कर उसे परास्त किया, तो उसके परास्त होने के उपरांत यह समस्या आ गई, जो विजयी राष्ट्र थे उनके सामने यह समस्या आ गई कि नेपोलियन के विशाल साम्राज्य के भग्नावशेष पर किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि क्रांतिकारी तत्वों का विनाश कर पुरातन व्यवस्था कायम की जा सके। कल मैंने मेटरनिक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, जो आपने देखा होगा कि मेटरनिक मुख्य रूप से वियना कांग्रेस में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो मेटरनिक की ही थी। और मेटरनिक ये चाहता था कि फिर से पुरातन व्यवस्था कायम हो जाए। तो नेपोलियन ने यूरोप के इतिहास को लगभग 15 वर्षों तक प्रभावित किया था। उसकी पराजय प्रतिक्रियावाद की विजय थी और क्रांति की क्षणिक हार थी। प्रतिक्रियावाद मैंने आपको कल बताया था वीडियो में मेटरनिक के कि वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था, स्टेटस को मेंटेन करना चाहता था। तो जब नेपोलियन की पराजय हुई, तो नेपोलियन की पराजय के उपरांत जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थीं, वो कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए उनकी विजय हो गई थी और क्रांति को थोड़े से समय के लिए हार का मुंह देखना पड़ा था। एफ.एल. शूमा के अनुसार वाटरलू के मैदान में जिन राज्यों को विजय प्राप्त हुई थी, वे क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो व्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी उसकी पुनः स्थापना के लिए तथा वाटरलू के बाद जिन व्यवस्थाओं की पुनः स्थापना हो चुकी थी उसको सुरक्षित रखने के लिए वे कटिबद्ध थे। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए विजयी राष्ट्रों ने वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वियना में एक सभा का आयोजन किया, जो कि वियना कांग्रेस या वियना सभा के नाम से यूरोप के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो 30 मई 1814 ईस्वी को पेरिस की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात लुई 18वें को फ्रांस की गद्दी पर आसीन करने के उपरांत इसी संधि के 32वें अनुच्छेद के अनुसार यूरोप की पुनर्व्यवस्था करने व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए वियना में यूरोप के राजनीतिज्ञों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप का भग्नावशेषित प्रदेशों का पुनः स्थापना करना था। यानी नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को विजित कर लिया था उन प्रदेशों का फिर से आपस में बंटवारा करना, यह उद्देश्य था वियना कांग्रेस का। यह इतना महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें प्रशा व रूस के सम्राटों सहित अन्य अनेक देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा में भाग लेने वाले अधिकांश देश रूढ़िवादी थे और कुछ अत्यधिक दक्षिणपंथी थे, जो यूरोप की पूर्व दशा को, यानी कि जो पुरातन व्यवस्था वाली दशा थी, उसको फिर से प्राप्त करना चाहते थे। यद्यपि इस समस्या तक वामपंथियों का भी जन्म हो चुका था,
जिनमें जैकोबिन प्रमुख थे। जर्मनी, रूस व स्पेन के राष्ट्रवादी लिखित संविधानों के द्वारा उदारवादी सरकारें चाहते थे, किंतु इनकी स्थिति अभी कमजोर थी और सम्मेलन में दक्षिणपंथियों की प्रबलता रही। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो कि पक्का रूढ़िवादी था, प्रतिक्रियावादी था, क्रांति विरोधी था, उदारवाद का विरोध करता था, लोकतंत्र का विरोधी था, वह वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। प्रोफेसर निकलसन के अनुसार मेटरनिक अस्थायित्व को ही क्रांति द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था को रोकने के लिए एकमात्र उपाय मानता था। तो वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा, फ्रांस इत्यादि सम्मिलित थे। और इन लोगों ने बड़ी उम्मीद से, जिन आशाओं से कांग्रेस में भाग लिया था, वह उसके प्रारंभिक क्रियाकलापों से नष्ट होती प्रतीत हुई। यानी जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैल्सरे ने यह आशा की थी कि यूरोप की सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन उत्पन्न कर सकेंगे, किंतु रूस के व्यवहार से उसका यह स्वप्न निराशा में परिणत हो गया। फिर भी ब्रिटेन सुरक्षा की नीति अपनाए रहा। रूस का जार स्वयं को मुक्तिदाताओं का मुक्तिदाता कहता था। कांग्रेस के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थीं। वियना कांग्रेस के समक्ष, वियना कांग्रेस के सामने जो सबसे पहली समस्या थी वह फ्रांस की स्थिति के संबंध में थी। नेपोलियन व उसके संपूर्ण परिवार को समस्याओं के समाधान के पश्चात फ्रांस की सीमाओं को सुनिश्चित करने की समस्या विजयी राष्ट्रों के सम्मुख उपस्थित हुई। यद्यपि लुई 18वें ने प्राचीन सीमाओं को स्वीकार कर लिया था, फिर भी कुछ बाधाएं थी। ऑस्ट्रिया एवं प्रशा फ्रांस से उस समय तक कोई संधि न करने की बात कर रहे थे जब तक पोलैंड व फ्रांस के बाहर के भागों की समस्या निश्चित रूप से हल न कर ली जाए। इन्हें भय था कि यदि ब्रिटेन को एंटवर्प, बेल्जियम सीमा, हॉलैंड और अन्य उपनिवेशों के संबंध में अपनी इच्छा पूर्ति करने का अवसर मिल गया तो वह यूरोपियन प्रश्न की ओर ध्यान नहीं देगा। प्रिंस हार्डेनबर्ग ने यह योजना रखी थी कि सैक्सोनी तथा राइन नदी का बायां किनारा प्रशा को दे दिया जाए, ऑस्ट्रिया को टिराल तथा रूस को वारसा की डची प्रदान कर दी जाए। किंतु जार, जो रूस का जार था, पोलैंड पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था। अंततः पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांस से सेवाय तथा बेल्जियम के अनेक प्रांत ले लिए गए। ब्रिटेन को उसने टोबैगो, आइल डी क्रॉस तथा सांता लूसिया, सेंट लूसिया जिसे कहते हैं, के उपनिवेश दे दिए तथा जिन कलाकृतियों को नेपोलियन दूसरे देशों से छीन करके ले आया था वे उन्हें वापस लौटा दी गईं। उस पर हर्जाने के रूप में 7,000 फ्रैंक का दंड निश्चित किया गया एवं यह भी निश्चित किया गया कि विजयी सेनाएं उसके कुछ भाग पर, उसके यानी फ्रांस के कुछ भाग पर तब तक रहेंगी जब तक वह उस हर्जाने की राशि को अदा नहीं कर देता है। तो वियना कांग्रेस ने फ्रांस की सीमा पर 2 राज्यों नीदरलैंड तथा पीडमोंट की स्थापना भी की, जिससे फ्रांस की शक्ति पर अंकुश लगाया जा सके। डच गणतंत्र के संयुक्त प्रांत को भी
नीदरलैंड में शामिल कर लिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम छोड़कर उत्तरी इटली पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार जिनेवा गणतंत्र के भाग को पीडमोंट में शामिल कर लिया गया। अब शक्ति संतुलन को लेकर अन्य समस्याएं कांग्रेस के सम्मुख आईं। कैल्सरे के विचार से समस्त समस्याओं का निदान पोलैंड की समस्या को हल करने में था। यदि पोलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती तो रूसी शक्ति के पश्चिमी विस्तार पर रोक लगाई जा सकती थी। रूस, ऑस्ट्रिया तथा प्रशा ने जो प्रांत 18वीं सदी में उससे ले लिए थे उसे दे दिए जाते एवं इस प्रकार एक ऐसी स्थिति बन सकती थी जिससे रूस व पश्चिम के मध्य एक निर्दलीय देश का जन्म होता। किंतु कैल्सरे के यह विचार उसके सहयोगी समझ न सके। यह स्पष्ट हो गया था कि रूस, प्रशा एवं ऑस्ट्रिया कोई प्रदेश छोड़ने वाले नहीं हैं। परिणामतः कैल्सरे ने निर्गुट नीति का प्रदर्शन किया तथा वियना कांग्रेस के असंतोषजनक परिणामों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वियना कांग्रेस की जो अगली समस्या थी वो पोलैंड से संबंधित थी। वियना कांग्रेस के समक्ष पोलैंड की समस्या सर्वप्रमुख थी, क्योंकि प्रशा की पराजय के पश्चात नेपोलियन ने उसी आक वारसा नामक छोटे राज्य का गठन किया था और तथा उसे सैक्सनी के शासन के अधीन कर दिया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया के गैलिशिया तथा कारकाऊ भूभागों को भी इसमें मिला दिया गया था। इस प्रकार जब वियना कांग्रेस ने नए पोलैंड का निर्माण किया तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस व ब्रिटेन ने मिलकर जार की साम्राज्यवादी योजना को समाप्त कर दिया। कैल्सरे यह भी चाहता था कि वह यूरोप के लिए अधिक हितकारी होगा जब पोलैंड पूर्ण स्वतंत्र हो जाए तथा प्रशा व ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाए जो रूस के साम्राज्यवाद व फ्रांस के सैनिकवाद को रोक सके। अच्छा, उधर दूसरी ओर तैलरा यह सोचता था कि फ्रांस का शक्तिशाली होना उसके पड़ोसियों के लिए खतरनाक है। अतः 20 जून 1815 को यह निर्णय किया गया कि प्रशा पोजेन के प्रांत को तथा ऑस्ट्रिया गैलिशिया के प्रांत को अपने पास रखें। कारकाऊ 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का स्वतंत्र राज्य होगा तथा शेष भाग, जिसमें वारसा की डची भी शामिल है, पोलैंड का राज्य होगा जो कि रूस के जार के हाथ में होगा। तो इस प्रकार कांग्रेस में, वियना कांग्रेस में पोलैंड का जन्म हुआ जो कि शीघ्र ही समाप्त हो गया तथा प्रशा को वारसा छोड़ने के बदले सैक्सोनी का 1/5 भाग दे दिया गया और इसे वेस्टफालिया की डची भी प्रदान की गई, यानी कि प्रशा को वेस्टफालिया की डची भी प्रदान की गई। अब वियना कांग्रेस की जो अगली समस्या थी वो जर्मनी के संबंध में थी। वियना सभा की अगली समस्या, जैसा मैंने कहा, कि जर्मनी के संबंध में थी एवं इसके निर्णय में कांग्रेस के सदस्यों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण ही जर्मनी आगे चल कर के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सका। मेटरनिक के प्रस्ताव के अनुसार जर्मनी में एक संघीय प्रशासन की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस प्रकार एक डायट का निर्माण होगा जिसका न कोई सम्राट होगा न कोई झंडा होगा। उसमें 39 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे एवं एक संविधान का निर्माण करेंगे वे।
तो स्पष्ट है कि जर्मनी को वियना कांग्रेस में न तो कोई उदार संविधान ही मिला, न कोई प्रभावकारी संगठन ही, और न ही कोई राष्ट्रीय सम्राट मिला। तो इस निर्णय से जर्मन राष्ट्रवादी और जर्मन उदारवादी बहुत असंतुष्ट और निराश हुए, किंतु इनकी आशाओं को दृढ़ता प्रदान करने वाली हवा पेरिस से नहीं बल्कि वियना से चली। इटली की समस्याओं को हल करने के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग डॉन पेड्रो ने की, किंतु मेटरनिक एवं टैलरा ने इसका विरोध किया और उसकी प्रत्येक समस्या पर अलग अलग निर्णय कराने के प्रयत्न किए। परिणामतः ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी व वेनेशिया प्रदान कर दिया गया और पोप के शासन के अंतर्गत उसके प्राचीन भूभाग कर दिए गए। कांग्रेस ने मोडेना, रिबियो और पिरांडोला की डची ड्यूक फ्रांसिस चतुर्थ को सौंप दी। तो इस प्रकार इटली को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया और मेटरनिक के अनुसार वह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया। स्विट्जरलैंड का जहां तक प्रश्न है, स्विट्जरलैंड को कांग्रेस ने एक निर्गुट देश की मान्यता प्रदान की। स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेकर के रूस को दे दिया गया तथा डेनमार्क से नॉर्वे लेकर के स्वीडन को प्रदान कर दिया गया। इस सब के अतिरिक्त ब्रिटेन ने इस कांग्रेस के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त किया जैसी कि उसे उम्मीद थी। वह केवल समुद्र पर अपना अधिकार जमाए रह सका। स्पेन व पुर्तगाल की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उपरोक्त व्यवस्था के लिए कांग्रेस ने जिन सिद्धांतों का सहारा लिया उनमें प्रमुख थे टैलरा द्वारा प्रतिपादित वैधता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत और विजयी राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो इन आधारों पर यूरोप का पुनर्निर्माण किया गया, किंतु स्पष्ट है कि कहीं कहीं इनका भी पालन नहीं हुआ। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं वियना कांग्रेस में किस तरह की प्रादेशिक व्यवस्थाएं की जा रही थी। दास प्रथा और नाविक व्यापार आदि प्रश्नों पर भी इस सभा ने थोड़ी सक्रियता दिखाई, किंतु वे आंशिक रूप से ही सफल रहे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे आने वाले समय की समस्याओं के प्रति भी सचेत रहे। वियना कांग्रेस अपनी समस्याओं को वह स्वरूप न दे सकी जैसी कि उससे आशा की गई थी। जिन उच्च आदर्शों को सामने रख करके वियना कांग्रेस का शुभारंभ हुआ था, वही आदर्श बाद में लूट एवं स्वार्थ के बाजार के रूप में परिणित हो गए। इस सभा में भाग लेने वाले राजनयिकों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इन्होंने लोकतंत्र व राष्ट्रीयता की भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा की, पूरी तरह से अवहेलना की। उदाहरण के लिए समान भाषा वाले नॉर्वे को डेनमार्क से हटाकर स्वीडन में मिला दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस के कर्णधारों ने केवल शक्ति संतुलन व राजवंशीय हितों के आधार पर ही राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण किया। सामाजिक विचारों के प्रतिकूल कार्यों के कारण ही शताब्दी समाप्त होने के पूर्व ही इसके निर्णय
निरर्थक हो गए। जैसा कि ईसी वार्ड जो बहुत मशहूर इतिहासकार हैं, उनका मत है कि अपनी प्रादेशिक पुनर्व्यवस्था में कांग्रेस ने न तो वैधता का सिद्धांत अपनाया और न किसी भी सिद्धांत का निरंतर पालन किया। वास्तव में उसने जैसा स्वाभाविक था नेपोलियन की व्यवस्था को ही पुनर्व्यवस्था का आधार बनाया। वियना कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे पूर्वी समस्या और स्पेन के दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि यह सुनिश्चित है कि कांग्रेस की व्यवस्था में अनेक दोष और न्यूनताएं थीं, उसमें बहुत सारी कमियां थीं, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में बड़े राज्यों के पारस्परिक हितों के संघर्ष की दशा में उसके सामने समझौता करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था। डेविड थॉमसन ने लिखा है अपनी पुस्तक यूरोप सिंस नेपोलियन में कि वियना का समझौता पुरानी परिपाटी के शासकों एवं अभिजात वर्गीय कूटनीतिज्ञों द्वारा संपन्न हुआ। वह 18वीं शताब्दी की विचारधाराओं से ओतप्रोत था, अतः इससे 19वीं शताब्दी में तीव्र गति से बदले हुए संसार में उसके निर्णयों की उपयुक्तता तथा अस्थायित्व बने रहने की आशा नहीं की जा सकती थी। तो डेविड थॉमसन का मानना है कि जो ज़्यादातर जो इसमें भाग लेने वाले शासक और नेता वगैरह थे वो सब 18वीं शताब्दी के थे और 19वीं शताब्दी में जो बड़ी तेज़ी से क्रांति के बाद फ्रांस में परिवर्तन हो रहे थे, तो उन परिवर्तनों और बदले हुए संसार की समझ उन्हें उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए जो है वियना कांग्रेस के निर्णयों का जो अस्थायित्व था वह कितने दिन तक रहेगा इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। वियना समझौते के निर्णायकों को राष्ट्रीयता या उदारवाद की भावनाओं को न समझने के लिए दोषी ठहराना अनुपयुक्त होगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में बहुत कम लोग थे जो राष्ट्रवाद और उदारवाद इत्यादि के महत्व को समझते थे। दोस्तों, अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि यद्यपि कांग्रेस के कार्य प्रतिक्रियावादी थे, लोकतंत्र विरोधी थे, उदारवाद विरोधी थे, फिर भी कांग्रेस को लगभग 40 वर्षों तक यूरोप को शांति प्रदान करने का श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि नेपोलियन के युद्धों के समय पूरा यूरोप अशांत था, भयग्रस्त था, आशंकाग्रस्त था। तो वियना कांग्रेस ने कम से कम इतना किया कि अगले 40 वर्षों तक यूरोप को शांति प्रदान की। इस सभा के उपरांत पुराने युग की समाप्ति और नए युग का आरंभ हुआ। हम यदि इतिहासकार हार्नशा के मत को माने तो हम कह सकते हैं कि वियना सम्मेलन के प्रतिनिधि ईश्वर का अवतार नहीं थे। जितना स्थायित्व मनुष्य की शक्ति में निहित है उतना ही स्थायित्व उन्होंने वियना के निर्णयों को देने का प्रयत्न किया था। उनके सामने अनेक समस्याएं थीं और उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं थीं, अतः उनकी निंदा करना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। तो उम्मीद है मित्रों कि आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी, और अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, इस चर्चा पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको
नमस्कार, शुभ दिवस।